डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन 11th क्लास का, जो कि टीएस गरेवाल में चैप्टर नंबर 5 है, अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो कि ये बताती है कि बिजनेस में एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बताती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सारे बच्चे नोट करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which shows that the assets and liabilities of a firm मतलब business. Accounting equation is a mathematical expression which indicates that assets and liabilities of a firm are always equal. बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, पर हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर आते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स का मतलब होता है जो चीज बिजनेस ओन करता है, जैसे बिजनेस के फर्नीचर, बिजनेस की मशीनरी, बिजनेस का स्टॉक, बिजनेस के डेटर्स, बिजनेस का बैंक बैलेंस, ये सब हमारे एसेट्स है। इसको हिंदी में कहते हैं संपत्ति। बिजनेस की जितनी भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो उसके एसेट्स होते हैं। और जो बिजनेस की देनदारी होती है, जो बिजनेस ने दूसरों को वापस करना है, वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले आपको एक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कि चैप्टर 3 में दिया हुआ है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल चैप्टर 3 में दिया हुआ है, जो हमें यह बताता है कि बिजनेस में बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। दोनों को अलग अलग कंसीडर करा जाता है। सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होती हैं। पहले आपको यह समझना पड़ेगा। सपोज एक आदमी है ए, उसने बिजनेस स्टार्ट करा, उसका नाम रखा ए एंटरप्राइजेस। तो ए एंटरप्राइजेस एक अलग एंटिटी है, ए अलग एंटिटी है। ए ने ए एंटरप्राइजेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दी। तो ए ने ए एंटरप्राइजेस को 1 लाख रुपीज की लोन दे दिया, जो वो ए एंटरप्राइजेस से कभी भी मांग सकता है। सारी ट्रांजैक्शन ए एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होंगी। ए एंटरप्राइजेस ए के लिए एक लेंडर है, एक लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर। बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी। बिजनेस इस, ये प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। distinct from its owner. सारी ट्रांजैक्शन
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी। दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। ये हमेशा अपने माइंड में रखना है ये बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन समझनी है तो इस प्रिंसिपल को याद रखना। अभी सारे प्रिंसिपल इकट्ठे डिस्कस नहीं किए जा सकते। दूसरा प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो ये दिखाता है कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। जितने से एक चीज डेबिट होती है उतने से दूसरी चीज क्रेडिट होती है। इसीलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम भी क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डुअल एस्पेक्ट हमें यह बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। One aspect of a transaction is debited while the other is credited. ये भी आपको चैप्टर 3 में मिल जाएगा डिटेल के साथ। अदर इज क्रेडिटेड। इसीलिए बिजनेस में एसेट्स आर ऑलवेज इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। इसको प्रूव करने के लिए पूरा चैप्टर बनाया गया अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई भी बिजनेसमैन अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बनाता। सिर्फ ये बच्चों को, फ्रेशर्स को सिखाने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए चैप्टर बनाया गया अकाउंटिंग इक्वेशन कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। एसेट्स मतलब मैंने आपको पहले बताया जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस की संपत्ति है, और लायबिलिटीज मतलब देनदारी। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो बिजनेस ओन करता है वही उसने बिजनेस ने दूसरों को देना है। लायबिलिटीज मतलब ओ, जो बिजनेस ओ करता है, जो दूसरों को उसने देना है। जैसे बैंक वालों को बैंक लोन वापस करना है, ओनर को कैपिटल वापस करनी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है। जो एसेट्स है वही हमारी लायबिलिटीज है, जो बिजनेस के एसेट्स है वही बिजनेस की लायबिलिटीज है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई लॉस रिप्रेजेंट नहीं करता ये। बस हमें ये दोनों इक्वेशन हमेशा बराबर रहती है क्योंकि हम डबल एंट्री करते हैं। हम डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं। उसको प्रूव करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट सिखा देता हूं। फॉर्मेट कैसे बनता है? हर चैप्टर का अकाउंट्स में एक फॉर्मेट होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन का भी एक फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा वो मैं आपको सिखाता हूं। मैं बड़ा खुला फॉर्मेट बनाऊंगा, डिटेल में बनाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके। 2 पेज में बनाऊंगा, आप इसे सिंगल पेज में भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा? ट्रांजैक्शन, और यहां पर एक लाइन खींच देंगे हम, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मैंने इक्वेशन लिख दी। पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। मैं टीएस ग्रेवाल फॉलो करता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे पहले, उसके बाद में पहले इजी क्वेश्चन करूंगा, फिर एक टफ क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 अपनी बुक में निकालिए और उसको स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पहले लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज। तो हम यहां लिखेंगे क्वेश्चन 13 स्टार्टेड, एक लाइन छोड़ देंगे पहले हम, स्टार्टेड बिजनेस। यहां पर जो हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस। और यहां पर एक एसेट्स आ गया बिजनेस के बाद, बिजनेस स्टार्ट करने से कैश, उस एसेट का नाम है कैश, और बिजनेस की कैपिटल बन गई 50,000। दूसरा है पेड इनटू बैंक। हमने, बिजनेस ने 10,000 रुपीज
बैंक में डिपॉजिट करवा दिए क्योंकि उसके पास कैश बहुत ज्यादा था। ये सेकंड ट्रांजैक्शन है। पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाना। कैश कम हो जाएगा हमारा 10,000 क्योंकि हमने बिजनेस नए बैंक में डाल दिया, और एक नया एसेट आ जाएगा हमारे पास बैंक 10,000। अब हम क्या करेंगे, यहां एक लाइन खींचेंगे, पूरी लाइन, और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन। इस ट्रांजैक्शन के बाद, इन दो ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस की इक्वेशन देखो अभी भी बराबर है। उसके पास 40,000 रुपीज कैश है, 10,000 रुपीज बैंक बैलेंस है और 50,000 रुपीज कैपिटल बैलेंस है। दोनों साइड अभी भी इक्वल है। हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइड इक्वल रहेंगी, सिर्फ इसी को प्रूव करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन करा जा रहा है। थर्ड ट्रांजैक्शन हुई परचेज गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज। 20,000 कैश में खरीदा और 30,000 क्रेडिट पे खरीदा। टोटल 50,000 के गुड्स खरीदे, जिसमें से 20,000 कैश पे खरीदा है और 30,000 उधार पे खरीदा है। थर्ड ट्रांजैक्शन, आपने यहां ट्रांजैक्शन का नाम बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, फुल नहीं लिखना है, सिर्फ यहां लिखोगे परचेस्ड गुड्स। टोटल 50,000 का स्टॉक खरीदा है, तो एक हमारे पास नया एसेट आ गया स्टॉक 50,000 का। कैश हमारा कम हो गया 20,000 क्योंकि 20,000 कैश पे करके खरीदा है और 30,000 हमने उधार पे खरीदा है, तो 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स बन गए। क्रेडिटर्स बिजनेस की लायबिलिटी है, उनके पैसे देने हैं बिजनेस ने, तो उसके नीचे हम लिख देंगे 30,000। और अब हम देखेंगे कि दोनों साइड बराबर हैं या नहीं। हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइड इक्वल दिखेंगी। कैपिटल अभी भी 50,000 की है, 30,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं, 50,000 के हमारे स्टॉक है, 10,000 का हमारा बैंक बैलेंस है और 20,000 हमारा कैश बैलेंस है। दिस इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन। फोर्थ, अभी भी दोनों साइड बराबर है, आप टोटल करके देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सोल्ड गुड्स, 30,000 का स्टॉक 40,000 में सेल कर दिया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 ₹40,000। तो हमने, हमारा स्टॉक 30,000 का कम हो गया, जो कॉस्ट है हमारे स्टॉक की, जो हमने स्टॉक निकाला बेचने के लिए, और 40,000 में बेच दिया। कैश आ भी गया, वहां लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स। 30,000 का स्टॉक 40,000 में बेच दिया, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस होने से घट जाती है। लॉस होने से, खर्चे होने से बिजनेस की कैपिटल घटती है, प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ती है। कोई भी कैपिटल लगाएगा बिजनेस में, अगर उसको प्रॉफिट होता जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ती चली जाएगी, और अगर लॉस होगा, खर्चे ही खर्चे होते जाएंगे, तो कैपिटल घटती चली जाएगी और एक दिन बिजनेस बंद हो जाएगा। आज हमारी कैपिटल हो गई 60,000, क्रेडिटर्स उतने ही हैं, और स्टॉक हमारे पास अब गोडाउन में पड़ा हुआ है 20,000 का, 10,000 का बैंक बैलेंस है, और हमारे पास कैश 40,000 आ गया, और हमारे पास कैश अब 60,000 हो गया। इसको कहते हैं न्यू इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट, रेंट पेड 500। हमने रेंट पेड कर दिया, 500 कैश कम हो गया। मैंने अभी बताया था खर्चे होने से कैपिटल घट जाती है, तो कैपिटल से घटा देंगे। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनानी है, बस फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शन के बाद बनेगी। पहली 2 ट्रांजैक्शन के बाद बनती है, उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी। हमारे पास अब कैपिटल हो गई 59,500 की। क्रेडिटर्स उतने ही है, स्टॉक 20,000 का है, 10,000 रुपीज का हमारे पास बैंक बैलेंस है, और 59,500 कैश बचा हुआ है क्योंकि 500 हमने सैलरी पे कर दी, रेंट पे कर दिया। उसके बाद 6 है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके लिए मैं आपको आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है कोई भी एक्सपेंसेस
ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस कोई भी ड्यू हो गया है पर अभी तक हमने पे नहीं करा है, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं, भी कैश में पे नहीं करा है, ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो हमारा जो रेंट आउटस्टैंडिंग है आज कितना है, 100 रुपीज। तो यहां पर एक हम नया हेड बनाएंगे, नई लायबिलिटी बनाएंगे, बिजनेस की नई लायबिलिटी आ गई, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग जिसके अंदर आ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज, और अपनी कैपिटल को हम कम कर देंगे क्योंकि पे तो करना है, आउटस्टैंडिंग हो गया तो लॉस तो हो चुका है, तो उसको लायबिलिटी बना लेंगे और उसके बाद उसको हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। $59,500 का हमारा कैश है, 10,000 का हमारा बैंक बैलेंस है, 20,000 का स्टॉक है, 30,000 के क्रेडिटर्स है, 100 रुपीज के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, और हमारी कैपिटल हो गई है 59,400 की। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज करा है, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। बॉट फर्नीचर और क्रेडिट पे खरीदा है, तो यहां पर एक फर्नीचर, पहले तो एसेट आ जाएगा हमारे पास, फर्नीचर 5,000, क्योंकि उधार पे खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे 5,000 के, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे बिजनेस के। 59,400 कैपिटल रहेगी, 100 रुपीज का हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, और 35,000 के क्रेडिटर्स हो गए हमारे, और 5,000 का फर्नीचर आ गया, और 20,000 का हमारा स्टॉक हो गया, 10,000 का बैंक बैलेंस है, और 59,500 का हमारा कैश बैलेंस है। इसको हम न्यू इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद 8th ट्रांजैक्शन, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेस में से पैसा निकालना। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में से कैश निकाल के या गुड्स निकाल के घर ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल। उसने ड्रॉइंग्स करी, कैश की ड्रॉइंग्स करी है उसने 5,000 रुपीज की, और कैपिटल भी कम हो जाएगी। अब हमारी कैपिटल हो गई 54,400 की, 100 रुपीज का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, 35,000 का क्रेडिटर्स, 5,000 का फर्नीचर है हमारे पास, 20,000 का स्टॉक है, और 10,000 का बैंक बैलेंस है, और 54,500 का हमारे पास कैश बचा हुआ है। लास्ट है मोटरसाइकिल परचेस्ड। कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब मोटरसाइकिल जो परचेज करी गई है वो बिजनेस पर्पज से करी गई है, पर्सनल यूज के लिए नहीं करी गई है। 9th ट्रांजैक्शन, इसको पहले मैं न्यू इक्वेशन लिख दूं। मोटरसाइकिल परचेस्ड 20,000, तो कैश में से 20,000 कम हो जाएगा, और हमारे पास एक नया एसेट आ जाएगा जिसका नाम है मोटरसाइकिल। व्हीकल भी लिख सकते हो आप। 20,000, एक तो हमारा कैश कम हो गया, ऊपर से हमारा एक एसेट बढ़ गया मोटरसाइकिल। क्वेश्चन खत्म हो गया, इसलिए हम फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन नहीं बनाएंगे। इसको फाइनल इक्वेशन बोल सकते हैं। हमारे पास अब कैश है 34,500 का। आप हर न्यू इक्वेशन को चेक कर सकते हो, दोनों साइड हमेशा आपको इक्वल मिलेंगे। बैंक 10,000 है, 20,000 का स्टॉक है, 5,000 का फर्नीचर है, और मोटरसाइकिल 20,000 की है। ये मैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरी बुक में इसका सीरियल नंबर 13 है, आपकी बुक में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। क्रेडिटर्स 35,000 के हैं, और 100 रुपीज के एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, और कैपिटल हमारी 54,400 की है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। दोनों साइड इक्वल है, हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइड इक्वल है। अब मैं आपको एक
टफ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसका फॉर्मेट मैंने पहले ही बना रखा है। वो क्वेश्चन नंबर 15 है, महापात्रा वाला। आपकी बुक में जरूर होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, टीएस गरेवाल का, डी महापात्रा। मेरी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आपकी बुक में देखो कौन सा है। इसके अंदर सबसे पहले क्या हुआ, डी महापात्रा ने बिजनेस कमेंस्ड करा, कमेंस्ड बिजनेस बाय डी महापात्रा विद कैश 1,50,000, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। जरूरी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से कैश लाया जाए, और भी कई चीजें, कोई एसेट्स हम ला सकते हैं। जैसे यहां पर वो कैश भी लाया, गुड्स भी लाया, मशीनरी भी लाया और फर्नीचर भी लाया। तो पहले तो फर्स्ट लाइन छोड़ दो, स्टार्टेड बिजनेस। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। वो लाया कैश, स्टॉक, मशीनरी। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती है। फर्नीचर, ये 4 चीजें लाया है वो। 1,50,000, 60,000, 1 लाख और 50,000। 1 लाख की मशीनरी लाया और 50,000 का फर्नीचर लाया, और सबको ऐड करके टोटल कैपिटल वो लाया है बिजनेस के अंदर 3,60,000। दोनों साइड इक्वल। सेकेंड पार्ट में उसने 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। वो कह रहा है जितना भी स्टॉक हमारे पास ऊपर पड़ा है उसका 1/3 बेच दिया गया। हमारे पास देखो 60,000 का स्टॉक पड़ा है, 60,000 का 1/3 यानी कि 20,000 का स्टॉक उसने बेच दिया, और वो भी 10% प्रॉफिट पे। 20,000 का 10%, 2,000 उसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि सारा सामान उसका 20,000 प्लस 2,000 में बिक गया, और 22,000 में बिका, जिसके आधे पैसे आ गए और आधे अभी भी नहीं आए। आधा तो कैश आ गया और आधे जो नहीं आए वो डेटर बन गए, उनसे लेने अभी भी पैसे हमने। अब मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में डालूंगा। सोल्ड गुड्स, $20,000 का स्टॉक 22,000 में बिका, जैसे मैंने आपको रफ वर्क में करके दिखाया था, जिसमें से 11,000 कैश आ गया है और 11,000 के डेटर्स बन गए हैं। यहां पर मैं न्यू क्वेश्चन बना लेता हूं। बुक में जैसा फॉर्मेट फॉलो करा गया मैं वैसे हिसाब से करा रहा हूं। आपके स्कूल का टीचर अलग फॉर्मेट से भी करवा सकता है। हमारे पास अब डेटर है 11,000 के, और फर्नीचर है 50,000 का, 50,000 का, मशीनरी 1 लाख की, स्टॉक 40,000 का, और कैश हो गया हमारे पास 1,61,000। इसको हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन। थर्ड में है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ आवर एसेट। हमारी मशीनरी 10% डेप्रिशिएट हो गई। मशीनरी थी हमारी 1 लाख की, 10% डेप्रिशिएट हो गई, 10,000 कम हो गई, तो मशीनरी की वैल्यू 10,000 कम कर दो। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, तो 10,000 का लॉस हो गया, कैपिटल में से माइनस करो। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि लॉस होने से कैपिटल घट जाती है। हमारी कैपिटल 3,50,000 की हो गई। डेप्रिसिएशन, हमारी एसेट्स डेप्रिशिएट होते रहते हैं, उनकी वैल्यू डाउन होती रहती है, वो घिस जाते हैं, वो यूज होने से उनकी वैल्यू डाउन होती है। गाड़ी की वैल्यू डाउन होती है, मशीनरी चलने से उसकी वैल्यू डाउन होती है। इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसका पूरा चैप्टर आगे आएगा अभी। दिस इज कॉल्ड न्यू इक्वेशन। फोर्थ, ड्रॉइंग्स। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000, यानी कि ड्रॉइंग्स। उसने बिजनेस में से 10,000 कैश निकाल लिया, तो कैश कम हो जाएगा और हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल 3,40,000 हो जाएगी और कैश हमारा 1,51,000 हो जाएगा। बाकी सारे वही
उतने ही वैल्यू पर रहेंगे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेसमैन ने बिजनेस में से ड्राइंग्स करी तो बिजनेस ने कहा मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा, नहीं तो पैसा वापस करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिजनेसमैन ने पैसा वापस नहीं करा तो बिजनेस ने इंटरेस्ट लगा दिया। बिजनेस ने बिजनेसमैन से इंटरेस्ट लिया तो बिजनेस को फायदा हो गया। कितना इंटरेस्ट लगाया? 5%। और कैपिटल कितनी थी? सॉरी, ड्राइंग कितनी थी? 10,000। 10,000 की ड्राइंग पे 5% इंटरेस्ट लगा तो 500 रुपीज हो गया। 500 रुपीज बिजनेस को फायदा हुआ क्योंकि बिजनेसमैन से वो इंटरेस्ट ले रहा है, इसीलिए वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए एक फायदा है, पर उसने लेना किससे है? बिजनेसमैन से लेना है। अब वो बिजनेसमैन के घर तो जा नहीं सकता बिजनेस चल करके, उसके पैर तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? उसकी कैपिटल से ही काट लेगा। उसने प्लस करा क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक प्रॉफिट था, बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है। उसको माइनस करा क्यों? क्योंकि वो बिजनेसमैन के घर नहीं जा सकता, वो उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर लेगा, काट लेगा, चार्ज कर लेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में से ही माइनस होगा। तो हमारी न्यू इक्वेशन उतनी ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगी, पर उसे लिखना जरूरी है। 6th पार्ट में क्या हुआ? गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड ए बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। बिजनेस ने गुप्ता को सामान बेचा 10,000 रुपीज का, और बदले में हम ये मानेंगे कि 10,000 का सामान 10,000 में ही बिक गया होगा। सोल्ड गुड्स, पहले तो स्टॉक कम करो, 10,000 का स्टॉक कम कर दिया, बदले में कैश भी नहीं मिला, बदले में चेक भी नहीं मिला, बदले में मिला बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आगे पूरा चैप्टर आएगा। इट इज अ प्रॉमिस टू पे आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। एक फिक्स्ड समय के बाद वो पेमेंट करेगा, एक प्रॉमिस होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कुछ नहीं होता, इसलिए वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको मिला है, उसके लिए बिजनेस के लिए बिल्स रिसीवेबल है, उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल। 10,000 को उसे बिल्स रिसीवेबल मिला, यानी कि सिर्फ एक प्रॉमिस मिला है कि इतने दिन के बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। अभी पेमेंट मिली नहीं है, नहीं तो कैश में प्लस हो जाती। बिल्स रिसीवेबल एक प्रॉमिस है बस, जो बिजनेस अपने पास प्रॉमिस संभाल कर रखेगा, और उस प्रॉमिस पे लिखा हुआ है वो कितने दिन के बाद उसे पैसा देगा, उतने दिन के बाद जाके बिजनेस उससे पैसे ले आएगा 10,000 रुपीज। हमारे पास स्टॉक ऑफ 30,000 का है। इसको बोलेंगे हम न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट 7th में लिखा हुआ है कि 10,000 रुपीज गुप्ता ने दे दिए, जिसको हमने सामान बेचा था। बिल्स रिसीवेबल के पैसे उसने मैच्योरिटी मतलब फिक्स डेट पे दे दिए, जो डेट फिक्स हुई थी उस पे दे दिए। तो हमारा बिल्स रिसीवेबल मैच्योर हो गया, उसकी पेमेंट मिल गई, उसको 0 कर दो और कैश को 10,000 बढ़ा दो, क्योंकि हमारे बिल्स रिसीवेबल मैच्योर हो गया है, उसकी कैश पेमेंट हमें मिल गई है। तो यहां से हम बिल्स रिसीवेबल 10,000 कम कर देंगे और उसको 0 कर देंगे, और कैश हमारा 1,61,000 हो जाएगा। बाकी सारी चीजें जितने की हैं उतने की ही रहेंगी। इसको हम फाइनल इक्वेशन बोलेंगे। आज मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। मुझे उम्मीद है इससे आपको कुछ फायदा हुआ होगा। अगर आपको कोई फायदा हुआ हो तो आप इसे शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेज सकते हैं, मैं आपको फोन करूंगा और आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।